रॉथस्चाइल्ड परिवार, एक ऐसा नाम जिसके साथ जुड़ी है अपार दौलत, वैश्विक असर और न जाने कितने गहरे रहस्य। इस परिवार के इतिहास और उनके कथित प्रभाव की कहानी जरा खंगालेंगे। कहानी 1760 के दशक में फ्रैंकफर्ट से शुरू होती है, मेयर एम्शल रॉथस्चाइल्ड के एक छोटे बैंकिंग बिजनेस से। चलिए देखते हैं ये सफर कैसे आगे बढ़ा। फ्रैंकफर्ट की एक यहूदी बस्ती से शुरू करके एक ऐसे वैश्विक वित्तीय नेटवर्क तक ले जाता है जो कहा जा सकता है कि साम्राज्यों से भी ज्यादा टिकाऊ निकला। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये मेयर एम्शल रॉथस्चाइल्ड, इनकी शुरुआत कैसे हुई? एक साधारण सिक्का व्यापारी से इतनी ऊंचाई तक का सफर। मेयर एम्शल की शुरुआत तो दुर्लभ सिक्के बेचने से हुई थी फ्रैंकफर्ट की यहूदी बस्ती में, लेकिन उनकी असली खूबी थी लोगों को परखना और विश्वास जीतना। 1760 के दशक की बात है। उन्होंने हेस्से के राजकुमार विल्हेम का भरोसा जीता। वो बहुत प्रभावशाली थे और ये सिर्फ एक सौदा नहीं था, ये वो नींव थी जिस पर पूरा साम्राज्य खड़ा होना था। उन्होंने समझा कि पैसा सिर्फ सिक्कों में नहीं, रिश्तों में और जानकारी में भी है। मेयर एम्शल और उनके 5 बेटों ने उन्होंने मिलकर कारोबार को फैलाया। यूरोप के 5 बड़े शहरों लंदन, पेरिस, वियना, नेपल्स और फ्रैंकफर्ट। वहाँ उन्होंने अपने बैंकिंग हाउस खोले। सिर्फ पारंपरिक बैंकिंग नहीं की, फाइनेंस के साथ साथ माइनिंग, एनर्जी, रियल एस्टेट, इन सब में निवेश किया। एक तरह से उन्होंने बैंकों से पैसा निकालकर सरकारी परियोजनाओं में लगाने का मॉडल शुरू किया, जिससे उन्हें भारी मुनाफा हुआ। लंदन, पेरिस, वियना, नेपल्स और फ्रैंकफर्ट में खुद हर बेटा एक बड़े फाइनेंशियल सेंटर में। उनका अपना कम्युनिकेशन सिस्टम था। वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन की हार की खबर, कहा जाता है, इन्हें आधिकारिक घोषणा से 24 घंटे पहले ही मिल गई थी, अपने खुद के तेज संचार नेटवर्क के जरिए। कहा जाता है कि उनकी जानकारी सरकारी खबरों से भी तेज पहुंचती थी। इससे वो बाजार की चाल और फंड्स को इतनी तेजी से मूव कर सकते थे जितनी शायद सेनाएं भी नहीं कर पाती थी। वो सिर्फ मौजूदा बिजनेस में पैसा नहीं लगा रहे थे, वो भविष्य खरीद रहे थे। रेल की पटरियां, खदानें, स्टील के कारखाने। उन्होंने सरकारों को और जो नई नई इंडस्ट्रियल कंपनियां बन रही थी उन्हें भारी कर्ज दिए। लंदन में जो जोनाथन रॉथस्चाइल्ड थे, उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में अपने ब्रिटिश सरकारी बॉन्ड्स बेचने का एक तरह से दिखावा किया और शायद अपना कर्ज चुका नहीं पाएगा, इसलिए बॉन्ड्स की कीमतें एकदम से गिर गईं। फिर उन्होंने तेजी से कम दाम पर भारी मात्रा में वही बॉन्ड्स वापस खरीद लिए। अगले दिन जब जीत की खबर आई तो कीमतें आसमान पर थीं और उनका मुनाफा भी। 1938 जब नाजियों ने वियना में परिवार के एक सदस्य बैरन लुई डी रॉथस्चाइल्ड को पकड़ा था, तो उन्हें छुड़ाने के लिए परिवार ने उस वक्त की सबसे बड़ी फिरौती दी थी। बहुत बड़ी रकम, आज के हिसाब से करीब $364 मिलियन। उनकी कुल संपत्ति का अनुमान दुनिया भर में आलीशान घर, निजी जेट्स, बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी, ये सब शामिल है। और वे आज भी दुनिया की सबसे बड़ी स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार कंपनियों में से एक चलाते हैं, जिसकी 40 देशों में मौजूदगी है। युद्धों में उनकी भूमिका, जेलिस्को की लड़ाई, प्रथम विश्व युद्ध, दोनों पक्षों को फाइनेंस करके वो युद्ध का नतीजा चाहे जो भी हो अपना मुनाफा पक्का कर सकते थे, जैसे वॉर बॉन्ड्स जारी करना या सेनाओं को सीधे या इनडायरेक्टली पैसा देना। 1820 में ब्राजील के पुर्तगाल से आज़ादी के लिए इन्होंने ही बड़ा लोन दिया था। बाद में स्वेज नहर परियोजना, जो वैश्विक व्यापार के लिए इतनी अहम थी, उसमें भी ये बड़े शेयरधारक बने। मुनाफा कमाने के लिए उन्होंने पहले विश्व युद्ध को हवा दी। अमेरिका को दूसरे विश्व युद्ध में लाने के लिए पर्ल हार्बर हमले में जापान की कथित तौर पर मदद की। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में दोनों पक्षों को हथियार और पैसा देने का आरोप। तो शुरुआत होती है रोमन साम्राज्य के जमाने के फिलिस्तीन से। ईसा मसीह और उस वक्त के यहूदी विद्वानों के बीच जो मतभेद थे, वहीं से भविष्य के तनाव की नींव पड़ी। रोमनों ने तो यहूदियों को वहां से निकाल ही दिया, वो दुनिया भर में बिखर गए। फिर एक बहुत बड़ा चेंज आया इस्लाम के आने से।
जब खलीफा उमर ने यरूशलेम जीता, उन्होंने ईसाइयों के एतराज के बाद भी यहूदियों को शहर में रहने दिया। ईसाई उस समय एक तरह से कॉमन दुश्मन जैसे थे। यूरोपीय ईसाई जब यरूशलेम आए, उन्होंने न सिर्फ मुसलमानों को मारा, बल्कि यहूदियों का भी बड़े पैमाने पर कत्ल किया। ऐसा कहा जाता है कि वो मानते थे कि ईसा मसीह की मौत की साजिश में यहूदी शामिल थे। लेकिन इतिहास ने फिर करवट ली। सलाहुद्दीन अय्यूबी आए और उन्होंने यरूशलेम वापस जीता, तो मुस्लिम हुकूमत में यहूदी फिर से महफूज हुए, खासकर स्पेन जैसे इलाकों में, अल अंदलूस में, जहां वो काफी फले फूले भी। लेकिन जब ईसाइयों ने स्पेन वापस जीता, जिसे रिकनकिस्ता कहते हैं, तो वहां से मुसलमानों और यहूदियों दोनों को निकाल दिया गया और कईयों को फिर उस्मानिया सल्तनत मतलब ऑटोमन एम्पायर में पनाह दी। यूरोप में यहूदियों को कई तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ा। वो जमीन नहीं खरीद सकते थे, राजनीति में हिस्सा नहीं ले सकते थे, तो जाहिर है उन्होंने व्यापार और बैंकिंग का रुख किया। और रॉथस्चाइल्ड जैसे परिवार बहुत अमीर हो गए। वो यूरोपीय सरकारों तक को कर्ज देने लगे। और इसी आर्थिक ताकत के साथ वो विचार पनपा, भाई 2000 साल हो गए, अब फिलिस्तीन वापस जाना है, मतलब जायोनिज्म। थियोडोर हर्जल ने तो भविष्यवाणी भी कर दी थी कि 50 साल में यहूदियों का अपना देश होगा। उन्होंने उस्मानिया सुल्तान अब्दुल हमीद से फिलिस्तीन खरीदने की कोशिश भी की थी। सुल्तान ने साफ मना कर दिया। Şimdi geldiğin yere geri dön. Kralına da benden selam söyle. Ona de ki Sultan Abdülhamid sırtını milletine dayamış, gücünü Allah'tan almış, hilafet makamında sapasağlam oturuyor. Yıkıl! फिर आया पहला विश्व युद्ध। ये एक और टर्निंग पॉइंट था। जायोनिस्ट नेताओं ने ब्रिटेन का साथ दिया और कहते हैं कि रॉथस्चाइल्ड परिवार ने आर्थिक मदद की, और इसी के बदले में ब्रिटेन ने 1917 में वो बेल्फोर घोषणा जारी की। वॉल्टर रॉथस्चाइल्ड्स को एक खत लिखा गया था जिसमें फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक नेशनल होम बनाने का वादा था। फिर जर्मनी में हिटलर का दौर आया। वो भयानक अत्याचार, हॉलोकॉस्ट, इसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में यूरोप से यहूदी भागकर फिलिस्तीन पहुंचे। और नतीजा ये हुआ कि वहाँ यहूदी आबादी जो पहले करीब 10% थी, वो बढ़कर 30% तक हो गई। تبعي ولادتي 15 نفر جورا وصبيان بنات وصبيان وما لهمش الا الله رزقتنا عهدتهم يعني لما تاخذوهم وتحطوا فيهم وين نروح احنا وين نعيش في دول نروح في قضيش منا هذا زيتوناتنا دارنا وهذه بصحيش هذا يخبط فيها। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन कमजोर हो गया। उन्होंने फिलिस्तीन का मसला यूएन को सौंप दिया। 1947 में यूएन ने बंटवारे का प्लान दिया। वो प्लान जिसमें 33% यहूदी आबादी को करीब 56% जमीन मिल रही थी और 66% अरब आबादी को बाकी का हिस्सा। यहूदी नेताओं ने तो मान लिया, पर फिलिस्तीनी अरब और बाकी अरब देशों ने इसे पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। और फिर 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन ने इजराइल की आजादी का ऐलान कर दिया, हर्जल की भविष्यवाणी के लगभग 50 साल बाद। और अमेरिका, सोवियत यूनियन दोनों ने फौरन मान्यता भी दे दी। अगले ही दिन 5 अरब देशों ने हमला कर दिया। लेकिन इजराइल वो जंग जीत गया और उसने यूएन प्लान से भी ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया। इसमें वो इलाका भी था जो प्लान में फिलिस्तीनियों को मिलना था। इसके बाद इजराइल ने सिस्टमैटिक तरीके से फिलिस्तीनी आबादी को हटाया। 500 से ज्यादा गांव तबाह किए गए, करीब 8 लाख लोग बेघर हुए, ताकि वहां यहूदी बहुमत बन सके और दुनिया भर से यहूदियों को लाकर बसाया जा सके। Largest illegal immigrant ship to date, the American vessel President Warfield, renamed Exodus 1947, arrives in Haifa with nearly 5,000 on board. In her wake follows the British destroyer, whose crew bore the brunt of a violent attack when the President Warfield was intercepted. Tear gas, smoke bombs and other weapons were used against the British boarding party before the ship's captain agreed to be escorted into harbour.
casualties included members of the Palestine police, while wounded immigrants were given medical care before being transferred to other ships. Another proof of the need for speedy and definite agreement on an international problem. क्या रॉथस्चाइल्ड सिर्फ एक अमीर परिवार थे, या उन्होंने उस खेल के नियम भी बनाए जिसे दुनिया आज तक खेल रही है?